सोचिए, एक शांत रात में अचानक आपकी आंखें जलने लगे, सांस लेना मुश्किल हो जाए और पूरा शहर सुबह तक शमशान में बदल जाए। उन्नीस की उस काली रात भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि लापरवाही, लालच और इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ की है। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर की शुरुआत कैसे हुई और इसकी गूंज आज तक क्यों सुनाई देती है? पूरा शहर खांस रहा था। शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। दौर होता है 1965 का। इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से ग्रो हो रही थी और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ एक और प्रॉब्लम ग्रो होती है और वो है उनका भोजन। इसके लिए एग्रीकल्चर पर दबाव बढ़ता है। लगभग यही सिचुएशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर थी, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ लेते हैं एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूज करके। अब इंडिया की गवर्नमेंट भी इसी तरह के सॉल्यूशन की तलाश में थी। तब सामने आती है यूएसए की केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जो इस मौके का फायदा उठाकर इंडिया में मध्य प्रदेश के भोपाल में अपना पेस्टिसाइड प्लांट लगाता है 1969 में। उसका नाम होता है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और उस वक्त इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी चला, जिसमें एक किसान बैलों से हल चला रहा है और एक हाथ जो जमीन पर केमिकल डाल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया हो और देश की तरक्की का बीज बोया जा चुका हो। लेकिन ये प्लांट फ्यूचर में इतना बड़ा डिजास्टर लाता है जिसका भोपाल के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था आने वाले सालों में इस प्लांट में, आइए समझते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चलता है, लेकिन फिर 1980 के दशक तक आते आते भोपाल का ये प्लांट घाटे में चलने लगता है। इसके पीछे रीजन होता है इंडिया में पेस्टिसाइड की डिमांड का गिरना। इसके साथ ही कंपनी के सामने एक और समस्या होती है। पेस्टिसाइड बनाने के लिए उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही थी वो बहुत ज्यादा थी। इसे कम करने के लिए कंपनी कॉस्ट कटिंग का रास्ता अपनाती है, जैसे स्टाफ में कटौती करना, कम पैसों में अनट्रेन वर्कर हायर करना, खराब इक्विपमेंट चेंज न करना, जंग लगे पाइप को रिपेयर न करना। लेकिन इसके साथ ही एक और ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर की शुरुआत करता है। आखिर क्या था ये डिसीजन और क्यों लिया गया, इसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब दिन होता है 2 दिसंबर 1984 का। रोज की तरह प्लांट में वर्कर आते हैं और अपना काम करते हैं। रात के करीबन 10:45 पर वर्कर्स की शिफ्ट चेंज होती है। शिफ्ट चेंज के बाद जो वर्कर आते हैं उनकी आंखें जलने लगती हैं और उन्हें महसूस होता है जैसे कहीं से कुछ लीक हुआ हो। उस समय टाइम होता है 11:30। वो लीक ढूंढना चालू करते हैं। वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास येलोइश व्हाइट कलर की बूंदें दिखाई देती है जो पाइप से टपक रही थी, और ये इंफॉर्मेशन वर्कर्स सुपरवाइजर को दे देते हैं। पर सुपरवाइजर इसको हल्के में लेता है। क्या था साहब, वो आ रही थी, छोटी सी लीक और क्या। और डिसाइड किया जाता है कि इस चीज को चाय के ब्रेक के बाद देखते हैं। चाय पीने के टाइम भी वर्कर्स इस लीक से रिलेटेड बातें करते हैं। उनका टी ब्रेक 12:40 पर खत्म होता है। इसके साथ ही वर्कर्स खांसने लगते हैं। उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उनकी आंखें जलने लगती हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। इसी बीच एक वर्कर्स इसका पता लगाने की कोशिश करता है। उसे महसूस हुआ जिस कंक्रीट स्लैब पे वो खड़ा है वो अचानक से हिलने लगता है। अंदर से भयानक आवाज आती है जैसे कुछ उबल रहा हो। वो वर्कर्स डर के मारे वहां से भागना चालू कर देता है। पीछे से जोर की आवाज आती है और वो देखता है कि कंक्रीट स्लैब जो करीबन 6 इंच मोटा था उसमें क्रैक आने लगते हैं और वो फट जाता है। अंदर से सफेद बादल निकलता है जो ऊपर की ओर उठकर हवा की दिशा में जाने लगता है। उस समय हवा भी सिटी की तरफ चल रही थी। अब ये सफेद बादल भोपाल की हवा में घुलने लगता है। रात के करीबन 1 बज चुके थे। लोग जगने लगे, जोर जोर से खांसने लगे। उनकी आंखें जल रही थी जैसे किसी ने मिर्च पाउडर डाल दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था
और लोग उल्टियां करने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। लोग अपने घरों से भागने लगते हैं। अब बच्चे, बुजुर्ग और जवान की मौत होने लगती है। सुबह तक भोपाल शमशान बन जाता है। भोपाल की गलियों में लोगों की लाशें, मरे हुए जानवर और सब तरफ खून की उल्टियां थी। हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन जाता है। अब सवाल ये है, आखिर क्या था उस सफेद बादल में जो प्लांट से निकला और भोपाल के लोगों के लिए काल बन गया? इसके लिए जिम्मेदार वही दूसरा डिसीजन था जो 1980 में प्लांट के घाटे में चलने पर कॉस्ट कटिंग के बाद लिया गया। डिसीजन ये था कि कंपनी का एक पेस्टिसाइड प्रोडक्ट जिसका नाम होता है सेविन, उसे बनाने में एक टॉक्सिक केमिकल मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC यूज आता है, जिसको पहले वो इंडिया के बाहर से मंगवा रहे थे, जिसमें उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। उस कॉस्ट को कम करने के लिए वो इसे भोपाल के इस प्लांट में ही बनाते हैं। लेकिन इधर एक सोचने वाली बात है, ऐसे टॉक्सिक केमिकल से कुछ तो ऐसा खतरनाक होता होगा जिसकी वजह से इसे बाहर से मंगवाकर यूज करते हैं, ना कि इसे प्लांट में बनाते हैं। जब ये केमिकल भोपाल के इस प्लांट में बनने लगा और सबको पता था कि ये बहुत खतरनाक है, तो फिर गलती कहाँ हुई और क्यों हुई, इसे जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। यहाँ मैन्युफैक्चर MIC को स्टोर करने के लिए 3 टैंक्स थे, E610, E611 और E619। अब सेफ्टी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक भी टैंक 50% से ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद टैंकों को भरा गया 50% से ज्यादा, और टैंक E619 जिसको खाली रखना होता है उसे भी भरा गया। मिस्टेक नंबर 2, इन टैंक्स में ऊपर से नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी ताकि अंदर प्रेशर बना रहे, MIC बाहर नहीं निकले और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। लेकिन टैंक E610 का प्रेशर मीटर खराब था, उसे बदलने की जरूरत थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मिस्टेक नंबर 3, इन टैंक्स में से जो भी टॉक्सिक गैस निकलती है उन्हें वेंट गैस स्क्रबर न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन वो आउट ऑफ सर्विस था। मिस्टेक नंबर 4, इसके बाद भी अगर गैसें निकलती हैं तो प्लांट में फ्लेयर टावर होता है जो गैसों को बर्न कर देता है, वो भी बंद था। और एक लास्ट और सबसे बड़ी मिस्टेक, MIC टैंक से जुड़ी पाइप में स्लिप ब्लिंड प्लेट होती है जो वाटर को MIC टैंक में जाने से रोकती है, वो भी नहीं थी। एक्चुअली 2 दिसंबर की रात हुआ क्या था, इस पर आज भी डिबेट होती है, पर एक वजह बताई जाती है। 2 दिसंबर की रात 9 बजे के आसपास वर्कर्स MIC टैंक से जुड़ी लाइनों को हमेशा की तरह पानी से वॉश करते हैं, पर स्लिप ब्लिंड प्लेट नहीं होने की वजह से पानी MIC टैंक E610 में जाने लगता है और यहीं से शुरू होती है MIC की विनाश लीला। इसे समझने के लिए हमें इसकी केमिस्ट्री जाननी होगी। MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर वाटर इसके कांटेक्ट में आए तो ये भयानक रिएक्शन के साथ जहरीली गैस रिलीज करता है। जब टैंक E610 में पानी जाने लगता है तो अंदर MIC की वाटर के साथ रिएक्शन चालू हो जाती है, और ये इतनी तेज और भयानक थी कि टैंक से गैस लीक के साथ साथ ऊपर जो 6 इंच मोटा कंक्रीट स्लैब था वो भी फट जाता है, और यहाँ से एक बड़ा सा सफेद बादल निकलता है जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जिन और कई जहरीली गैसें थी। और ये वही बादल था जिसे उस वर्कर्स ने भागते हुए देखा था, और ये फॉस्जिन गैस वही गैस है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लोगों को मारने के लिए किया गया। यहाँ जानबूझकर सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर किया गया कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। यहाँ 1-2 नहीं, कई सारे मल्टीपर्स फेलियर एक साथ हुए। जैसे टैंक E610 के बाहर जो मीटर था वो खराब था, गैसों को न्यूट्रलाइज करने वाला वेंट गैस स्क्रबर आउट ऑफ सर्विस था, फ्लेयर टावर जो जहरीली गैसों को बर्न करता है वो बंद था। पर सबसे हैरानी की बात है कि जिस सेविन प्रोडक्ट को बनाने में MIC यूज आता है उसे बनाना कंपनी ने बहुत पहले ही बंद कर दिया था। बस जो बची MIC थी उसे इन टैंक्स में स्टोर कर रखा था, वो MIC यूज नहीं आ रही थी। यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी प्लांट और लोकल अथॉरिटी के बीच होनी चाहिए वो नहीं थी। भोपाल के इस प्लांट में क्या हो रहा है इसका किसी को पता नहीं था। गैस लीक इंसिडेंट की रात लोग जब प्लांट के पास हमीदिया हॉस्पिटल में जाने लगे तो हॉस्पिटल स्टाफ तक को नहीं पता कि ये कौन सी गैस है। पहले तो वो इसे अमोनिया समझते हैं, फिर फॉस्जिन, और फिर बाद में जाकर उनको पता चलता है कि ये तो MIC है जिसका नाम तक उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। इलाज तो बड़ी दूर की बात। इस इंसिडेंट के बाद बचे हुए पीड़ितों को जस्टिस दिलाने को लेकर जो गवर्नमेंट और यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की लड़ाई चालू हुई
वो आज तक जारी है। भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 को इस भयानक हादसे में करीब 15,000 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन हादसे के 29 साल गुजरने के बाद भी पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। हालांकि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने $770 मिलियन का कंपेंसेशन दिया, जो कि इंडियन रुपए में 47 करोड़ होता है। पर वहां जो पीड़ितों का लॉस हुआ वो बहुत ज्यादा था। जो बच गए उनकी जिंदगी भी किसी मरे हुए से कम नहीं थी। उनमें कैंसर देखे जा रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखे गए हैं। इसका इफेक्ट अगली जनरेशन में भी देखने को मिल रहा है। हम भी हार्ट के मरीज हैं और हमारी मिसेज भी कैंसर की मरीज होकर मर गई और हमारी बेटी की भी दोनों आंखें चली गई हैं। हमको वही दर्द याद आता है अभी तक। अभी भी हमको वही मंजर दिखता है। जब गैस कांड की रात आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम मरी जाते तो बेहतर था। आज भोपाल गैस डिजास्टर को करीबन 40 साल से अधिक हो गए, पर पीड़ितों का जस्टिस के लिए स्ट्रगल आज भी जारी है। अब सवाल यह है कि इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज ने क्या स्टेप ली। गवर्नमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाती है, जो रेगुलेट करता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और हैजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट को, और पब्लिक लाइबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट बनाया जाता है, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में इंश्योरेंस की फैसिलिटी को कवर करता है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या भोपाल के लोगों को जस्टिस मिलेगा, या फिर हमेशा की तरह कुछ नए रूल बनाए जाएंगे और बड़े बड़े कॉरपोरेट में बैठे लोग अपने फायदे के लिए एक आम आदमी की जान को खतरे में डालते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? जवाब आप कमेंट्स में दीजिए।